डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी सब्जेक्ट का रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी कल के क्लास में देख लिया था कि सेल इंजरी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सेल इंजरी के 2 टाइप्स होते हैं, एक रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड सेकेंड इज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। फर्स्टली देख लेते हैं डेफिनेशन क्या बोल रहा है रिवर्सिबल सेल इंजरी का। इंजुरी टू नॉर्मल सेल बाय एनी ऑफ द कॉजेटिव एजेंट रिजल्ट इन फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट आर रिवर्सिबल इफ द डैमेजिंग स्टिमुलस इज रिमूव्ड। मीन्स क्या बोला जा रहा है, एक नॉर्मल सेल जो कल हमने देखा था, स्ट्रेस के प्रेजेंस में जब वो एडॉप्टेशन नहीं कर पाता है तो सेकेंड क्या प्रॉब्लम होती है उसके साथ में कि वो इंजर्ड हो जाता है। कब होता है इंजर्ड? जब वो एडॉप्टेशन करने में कैपेबल नहीं होता। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल सेल कॉजेटिव एजेंट मीन्स हमने बताया स्ट्रेस, थर्मल या फिर हॉट वाटर या फिर हॉट इन्वायरमेंट या फिर कोल्ड इन्वायरमेंट या इलेक्ट्रिसिटी, पॉइजन्स, केमिकल्स, मैनी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एक नॉर्मल सेल है जो कि कॉजेटिव एजेंट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, वहाँ पे पॉजिटिव एजेंट के प्रेजेंस में फंक्शनल या फिर उसके मॉर्फोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जा रही है। क्या चेंज हो जा रही है? या तो सेल के फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं या तो उसके मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, जो कि कैसा है, रिवर्सिबल है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल सेल के फंक्शन में या तो फिर उसके मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं। कैसे चेंजेस? रिवर्सिबल चेंजेस। कब आ रहा है ये चेंजेस? जब पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट है। पॉजिटिव एजेंट्स मीन्स जो स्ट्रेस है वो प्रेजेंट है तब। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल है। कब है रिवर्सिबल? जब डैमेजिंग स्टिमुलस इज रिमूव्ड। जो डैमेज करने वाला जो स्टिमुलस जो प्रेजेंट है उसको अगर वहाँ से हटा दिया जाए तो ये सेल जो है वो वापस से रिवर्सिबल या फिर वापस से नॉर्मल सेल बन जाता है। कब बनता है ये? रिवर्स होकर के अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, नॉर्मल सेल बन जाता है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इस टाइप की इंजुरी, इस टाइप की जो सेल इंजरी है उसको क्या बोल रहे हैं, रिवर्सिबल सेल इंजुरी। क्लियर है बच्चों? सेकेंड हम लोग देख लेते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स कौन कौन से मेन का रीज़न है जिसके कारण से रिवर्सिबल सेल इंजुरी होती है। तो सबसे फर्स्ट टाइप है हमारा इटियोलॉजी में हम लोग देखेंगे बच्चा। सबसे फर्स्ट हमारा टाइप है इटियोलॉजी जो है हमारा, सबसे फर्स्ट टाइप है इस्चीमिया एंड सेकेंड टाइप है हमारा हाइपोक्सिया। कौन कौन सा टाइप? फर्स्ट इज इस्चीमिया और सेकेंड इन हाइपोक्सिया। 2 टाइप्स है जिसके कारण से मेनली मैक्सिमम टाइम जो है वो रिवर्सिबल सेल इंजरी या फिर सेल इंजरी जो है वो होती है। इरिवर्सिबल हो या फिर रिवर्सिबल हो, मेनली इस्चीमिया और हाइपोक्सिया दोनों जो प्रेजेंस होते हैं स्ट्रेस, इसके प्रेजेंस में ही अधिकतर सेल इंजरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। सेल इंजरी का सबसे मेन जो रीज़न है वो क्या बताया जा रहा है, इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया। ठीक है, ये हो गया। इस्चीमिया मीन्स क्या होता है जानते हैं क्या बच्चे? इस्चीमिया मतलब होता है हमारा डिक्रीज ब्लड सप्लाई। किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर या फिर किसी सेल में या फिर किसी टिश्यू के पास में इस्चीमिया मीन्स क्या, ब्लड सप्लाई का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब क्या, ये जो डिक्रीज ब्लड सप्लाई है, डिक्रीज हुआ है ब्लड सप्लाई, ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन का लेवल का कम होना, ये कहलाता है हमारा हाइपोक्सिया। क्या बोल रहे हैं बच्चा? इस्चीमिया मीन्स क्या, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, और हाइपोक्सिया मीन्स क्या, डिक्रीज O2 लेवल। ठीक है, इन दोनों के कारण से मैक्सिमम टाइम क्या होता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। या तो फिर ब्लड सप्लाई कम हो रही होती है उस सेल में जिसके कारण से वहाँ पे क्या हो जाता है, सेल जो है वो फंक्शनली या फिर
मार्फोलॉजिकली चेंज हो जाता है, या फिर वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा होता है। मेनली इस्कीमिया जो होती है उसी के कारण ही हाइपोक्सिया होता है, मतलब कि जब किसी सेल या फिर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता, डिक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में O2 का लेवल है वो भी कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो भी कम हो जाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो है यहाँ पे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस किसका देखेंगे हम लोग? ये रिवर्सिबल सेल इंजरी का पैथोजेनेसिस है। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि जब पेशेंट को इस्कीमिया होती है, इस्कीमिया मीन्स मैंने अभी बताया आप लोग को, इस्कीमिया जब होती है पेशेंट को, इस्कीमिया मीन्स क्या बोले? ब्लड सप्लाई कम होती है। क्या बोल रहे हैं? ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है, कम होती है किसी ऑर्गन या किसी टिश्यू में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस्कीमिया। इसके कारण से क्या होता है? इस्कीमिया क्या कॉज करता है बेटा? देखिए, सेकेंड नंबर में होता है हमारा हाइपोक्सिया। डिक्रीज ब्लड सप्लाई के कारण से यहाँ पे हो जाता है उस ऑर्गन या फिर उस सेल या टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोक्सिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे? हाइपोक्सिया होने के कारण से क्या होता है बेटा? सबसे पहले जो अफेक्टेड होता है सेल के अंदर, हाइपोक्सिया अगर हो रही है, उस सेल को प्रॉपर मात्रा में जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे पहले जो अफेक्ट होने वाला ऑर्गन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है बेटा? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हाइपोक्सिया अगर हो रही है उस सेल में, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर, जो ऑर्गेनेल्स हैं, सेल का रिव्यू कर लेना, क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अफेक्टेड होने वाला पार्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन मीन्स क्या? जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता है, उसके फंक्शन में चेंजेस आते हैं। अब ये बताइए मेरे को कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? एटीपी जनरेट करना। क्या बोल रहे हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है वो क्या है? एटीपी रिलीज करना। किसके लिए? सेल के लिए और पूरे बॉडी के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं? सेकेंड नेम इसको बोलते हैं हम लोग पावर हाउस। क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस? क्योंकि मैंने अभी बताया ये क्या करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है कंप्लीटली। पूरे सेल के लिए जो एटीपी होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस। ओके, ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होने के कारण एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? मैंने बताया अभी, एटीपी का प्रोडक्शन करना, और ऑक्सीजन अगर प्रॉपर मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं मिल रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो रहा है मतलब क्या बोला जा रहा है? ऑक्सीजन की O2 की कमी होने के कारण से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिक्रीज कर रहा है किसका प्रोडक्शन को? एटीपी का प्रोडक्शन प्रॉपर मात्रा में नहीं कर पा रहा है। समझ गए कि यहाँ तक? ड्यू टू हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी जनरेट नहीं कर पा रहा है। कितना जनरेट नहीं कर पा रहा है? सफिशिएंट अमाउंट में, प्रॉपर मात्रा में। क्या हो रहा है यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होने के कारण से डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जा रहा है। देन देखते हैं उसके कारण से क्या प्रॉब्लम हो रही होगी सेल में। देखिए, एटीपी का जब प्रोडक्शन कम होता है तो सबसे पहले क्या क्या चेंजेस आते हैं सेल के अंदर? ठीक है, 3 टाइप्स के चेंजेस आते हैं यहाँ पे। कौन कौन सा? सोडियम पोटेशियम एटीपास, सेकेंड है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, और थर्ड है अदर इफेक्ट। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे? कब आ रहे हैं चेंजेस? जब माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी का प्रोडक्शन प्रॉपर मात्रा में नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नहीं मिल पा रही है? सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। वहाँ पे हो रहा है हमारा क्या? हाइपोक्सिया। ठीक है, क्यों हो रहा है हाइपोक्सिया? इस्कीमिया के कारण से, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई के कारण से। ठीक है, देखते हैं हम लोग फर्स्ट टाइप, सोडियम पोटेशियम एटीपासिस। सोडियम पोटेशियम एटीपासिस मतलब क्या?
सोडियम पोटेशियम एटिपासिस कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? देखिए, ये अगर मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, सेल है, यहाँ पे ये पंप प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? सोडियम पोटेशियम एटिपासिस, ठीक है। इस पंप का क्या फंक्शन होता है? फिर से बना देती हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा सोडियम पोटेशियम एटिपास। ये एक पंप है जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? सोडियम पोटेशियम एटिपास नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये सोडियम पोटेशियम एटिपास का क्या फंक्शन होता है बेटा? देखिए, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट पोटेशियम होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम, उसको ये अंदर की ओर सेल के अंदर प्रेजेंट सोडियम होता है, इसके कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने का कार्य करता है ये। सोडियम पोटेशियम एटिपास का क्या फंक्शन है? सोडियम पोटेशियम एटिपास जो होता है वो क्या करता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पोटेशियम का कितना 2 आयन रिसीव करता है, अंदर आने देता है ये पंप जो है, और अंदर की ओर प्रेजेंट जो 3 आयन है, किसका 3 आयन? सोडियम का, इसको बाहर जाने के लिए अलाउ करता है। समझ रहे हैं क्या? ये जो सोडियम पोटेशियम एटिपास है उसका फंक्शन क्या है? सोडियम पोटेशियम एटिपास जो है, ये है सोडियम पोटेशियम एटिपास। ये क्या करते हैं? सोडियम के 3 आयंस को और पोटेशियम की 2 आयंस को अंदर बाहर होने को के लिए अलाउ करता है। फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटिपास क्या करता है? अंदर आने देता है 2 पोटेशियम आयन को, और अंदर से बाहर जाना देता है किसको? सोडियम आयन को। सोडियम आयन को कितना? 3 सोडियम आयन, ठीक है। 3 सोडियम आयन को बाहर जाने के लिए अलाउ करता है, और बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से 2 पोटेशियम आयन को अंदर आने के लिए अलाउ करता है। कौन करता है ये? सोडियम पोटेशियम एटिपास। किसके प्रेजेंस में? एटीपी। इसके लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। एटीपी मीन्स एनर्जी की ज़रूरत होती है। एटीपी के प्रेजेंस में ये काम होता है। क्या काम होना? सेल के अंदर सोडियम का प्रेजेंट रहता है, सोडियम पहले से, और बाहर की ओर पोटेशियम प्रेजेंट रहता है। तो ये पोटेशियम के 2 आयन को अंदर आने देते हैं और सोडियम की 3 आयन को बाहर जाने देता है। इस तरीके से इसका कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है ये काम? बोल रहे हैं एटीपी के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे क्या होता है? एटीपी का प्रोडक्शन कम हो रहा है बिकॉज यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है ड्यू टू बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइपोक्सिया हो रहा है ड्यू टू इसीमिया, ठीक है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होने के कारण से क्या हो जा रहा है? एटीपी का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये एटीपी का प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये हमारा सोडियम पोटेशियम एटिपास है, ये जो पंप है, ये कैसा वर्क करेगा? अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से क्या कॉज होगा? जो सोडियम का जो आयन है जो कि बाहर की ओर मूव कर रहा था, और बाहर से पोटेशियम का आयन जो है वो अंदर की ओर इंटर कर रहा था सेल के अंदर, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एटीपी की ज़रूरत रहती है, एटीपी की नीड होती है, ठीक है। एटीपी नहीं मिल पाने के कारण से ये जो पंप होता है वो अपना कार्य प्रॉपर नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है? सोडियम जो होता है इस तरीके से ये अंदर की ओर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसका बढ़ जाता है। कहाँ पे? सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ जा रहा है? क्योंकि ये जो पंप है वो उसको बाहर की ओर नहीं ले जा पा रहा है, जाने के लिए अलाउ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी प्रेजेंट नहीं है। एटीपी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, या फिर एटीपी जो है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रही है, जिस कारण से ये जो पंप है सोडियम पोटेशियम एटिपासेस वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, और सोडियम के आयन को अंदर से बाहर जाने के लिए, और बाहर से जो पोटेशियम आयन है उसको अंदर आने के लिए जो परमिट करता था, जो
फंक्शन करता था वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण क्या हो रहा है, सेल के अंदर ये जो हमारा सोडियम है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जा रहा है। अब क्या हो रहा है देखिए, इसके बाद क्या प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, सोडियम जो पोटेशियम जो कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रॉपर सफिशिएंट मात्रा में एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। क्या क्या एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि वहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। एटीपी की प्रेजेंस में ही सोडियम पोटेशियम एटीपासिस है वो अपना वर्क अच्छे से कर पाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या प्रॉब्लम होगा। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर अंदर की ओर बढ़ता है, सेल के अंदर बढ़ता है, तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं देखिए। सोडियम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट क्या है, वाटर है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जिसको बोलते हैं, या फिर वाटर जो प्रेजेंट है बाहर की ओर, H2O, वो अंदर की ओर अधिक मात्रा में इंटर करने लग जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर की ओर बहुत अधिक मात्रा में है। इसीलिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वाटर जो होता है वो अधिक मात्रा में सेल के अंदर आने लग जा रहा है। इस कारण क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन्फ्लक्सस ऑफ वाटर। इंक्रीज इन्फ्लक्सस ऑफ वाटर, सोडियम के कॉन्सेंट्रेशन का अधिक होने के कारण से सेल के अंदर जो H2O है, वाटर है, वो अधिक मात्रा में इंटर करने लग जा रहा है। फिर क्या होगा देखिए, अगर अधिक मात्रा में H2O अंदर आएगा, सेल के अंदर आएगा, तो क्या होगा, ये सेल का साइज जो है वो क्या होगा, सेल्यूलर स्वेलिंग, सेल का साइज जो है इस तरीके से बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि इसमें पानी जो है, वाटर जो है अधिक मात्रा में बढ़ जा रहा है। इसीलिए सेल में क्या हो जा रही है, स्वेलिंग। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, सेल्यूलर स्वेलिंग। क्यों हो जा रहा है, इंक्रीज इन्फ्लक्सेस ऑफ वाटर के कारण क्या हो जा रहा है, सेल्यूलर स्वेलिंग, सेल का साइज जो है ऐसे बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वाटर जो है बाहर से अंदर की ओर अधिक मात्रा में इंटर कर रहा है। देन नेक्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे सेल अगर स्वेल हो जा रहा है, इस तरीके से स्वेलिंग हो जा रही है, तो उसके ऑर्गेनेल्स में भी स्वेलिंग होगी, क्योंकि पानी जो है वो अंदर की ओर अधिक मात्रा में भर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ER होता है, ER मीन्स क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप से होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसमें भी स्वेलिंग देखने को मिल जाती है जब वाटर का इन्फ्लक्सस अधिक मात्रा में सेल के अंदर होता है तब। फिर नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ माइक्रोविलाइस। जो माइक्रोविलाइस प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर इस तरीके से, ये क्या हो जाता है, पानी अधिक मात्रा में अंदर की ओर आ रहा है, इसलिए ये जो माइक्रोविलाइस हैं वो माइक्रोविलाइस हैं वो कैसे हो जाते हैं देखिए, सेल अगर इस तरीके से माइक्रोविलाइज जो है वो प्रेजेंट है अगर, तो अधिक मात्रा में पानी को अपने अंदर लेने के लिए सेल जो है वो क्या हो जाता है, इस तरीके से फ्लैट हो जाता है। ये से वाटर जो है ऐसे सब तरीके से अंदर की ओर भर जाता है, इसलिए सेल का जो माइक्रोविलाइज हैं वो लॉस हो जाते हैं। लॉस होने का मतलब वो जो है फ्लैट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट हमारा चेंजेस आता है यहाँ पे ब्लेप्स। ठीक है, ये जो माइक्रोविलाइस हैं वो फ्लैट तो होते ही हैं, माइक्रोविलाइस के फ्लैट होने के साथ साथ में स्पेस प्रोवाइड करता है वाटर को ये, तो इसके साथ साथ में और क्या हो जाता है, यहाँ पे जो सेल हैं, जो फ्लैट सेल हैं, इस तरीके से फ्लैट हो चुका है, जो सेल फ्लैट हो गया है कम्प्लीटली, उसमें छोटे छोटे ब्लेप्स बनने लग जाते हैं। ब्लेप्स कैसे देखिए, ये इस तरीके से जो है वो छोटे छोटे से वाटर को और एक्स्ट्रा कलेक्ट करने के लिए छोटे छोटे से स्मॉल से ब्लेप्स बनने लग जाते हैं। ये किसके अंदर बन रहा है, सेल है मान लीजिए इसमें, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा स्पेस बनने लग जाता है, वाटर को एक्स्ट्रा अक्यूमुलेट करने के लिए, एक्स्ट्रा मात्रा में इकट्ठे करने के लिए, अपने अंदर लेने के लिए
सबसे पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सेलुलर स्वेलिंग, सेल में क्या हो जाता है, सेल में स्वेलिंग होने लगता है, प्लाज्मिक रेटिकुलम में भी स्वेलिंग होने लगता है, लॉस ऑफ मैक्रोविलाइस और ब्लेब्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इस तरीके से चेंजेस आते हैं सेल के अंदर। सेकेंड, और क्या चेंजेस आते हैं जब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे हो रहा है हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी, तो जब एटीपी का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उस कंडीशन में और क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। सेकेंड चेंजेस है वो है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या हो, एब्सेंट हो। O2 की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होता है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं उसको, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसीलिए वहाँ पे क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होने के कारण से क्या हो रहा है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड का जो है वो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के होने के कारण से लैक्टिक एसिड की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जा रही है। ठीक है, एसिड का प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगा सेल के अंदर तो उस कंडीशन में पीएच का लेवल जो है कैसे हो जाता है, पीएच जो है, पीएच का पीएच जो है क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बहुत कम हो जा रहा है, एसिडिक हो जा रहा है, वहाँ सेल का नेचर जो है, पीएच जो है वो डिक्रीज हो जा रही है। यहाँ पे पीएच का लेवल सेल के अंदर डिक्रीज होने के कारण से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर में जो क्रोमेटिन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मीन्स सेल का जो न्यूक्लियस है वहाँ जो क्रोमेटिन प्रेजेंट है उसमें क्लम्पिंग दिखाई देने लग रही है। क्लम्पिंग मतलब वो बहुत ही इकट्ठे हो जा रहे हैं, सिकुड़ने लग जा रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे बोले, सेकेंड चेंजेस जो है हमारा क्या आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होने के कारण से क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड है उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जा रही है, एसिडिक नेचर का हो जा रहा है सेल का इन्वायरमेंट। एसिडिक नेचर होने के कारण से पीएच का जो लेवल है वो घट जा रहा है, और पीएच लेवल जब डाउन हो रहा है, बहुत कम हो रहा है पीएच लेवल, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, सेल में प्रेजेंट जो क्रोमेटिन है, सेल में प्रेजेंट जो क्रोमेटिन है उसमें क्लम्पिंग होने लग जा रही है। तो ये सेकेंड चेंजेस है। कब हो रहा है ये, जब माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तब ये हो रही है। सोडियम पोटेशियम जो एटीपासेस है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। दूसरा क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है सेल के अंदर होने लग जा रहा है। थर्ड पॉइंट है हमारा अदर, और क्या चेंजेस आते हैं देखिए, अदर चेंजेस हैं यहाँ पे डिटेचमेंट, सॉरी, अदर चेंजेस में क्या है, अदर अफेक्ट में क्या है, सेल कैसे प्रभावित हो रहा है, डिटेचमेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ अटैच होता है, ईआर के ऊपर। ठीक है, इस ईआर का कितना टाइप होता है बोले, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स, फर्स्ट क्या, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सेकेंड क्या चीज़, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये राइबोसोम जो होता है वो जो राइबोसोम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ईआर के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ईआर का क्या राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर मात्रा में इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और ईआर जो है, ईआर राइबोसोम जो है डिटेच हो जा रहा है, ईआर से अलग हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो भी डिक्रीज हो जा रही है। प्रोटीन का सिंथेसिस होने का लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स का चेंजेस होता है। यहाँ पे क्या क्या बोले हमने, सोडियम पोटेशियम एटीपास, सेकेंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, और थर्ड अदर इफेक्ट में डिटेचमेंट ऑफ राइबोसोम। इसके कारण से क्या हो रहा है, फाइनली यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपासिस होने के कारण से यहाँ पे ब्लेब्स बन रहे हैं। फाइनली सेल का जो है साइज है वो बढ़ जा रहा है,
और सेल में स्वेलिंग आ जा रही है, साथ ही साथ ऑर्गेनल्स में भी स्वेलिंग आ जा रही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन बढ़ने के कारण से नेचर जो है सेल का पीएच जो है वो एसिडिक हो जा रही है, पीएच लेवल डाउन हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, जिसके कारण से क्या, जिसके कारण से हमारा जो क्लम्पिंग है, न्यूक्लियर क्लम्पिंग, न्यूक्लियर में जो प्रेजेंट क्रोमेटिन है उसमें क्लैंपिंग देखने को मिल रहा है, और प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो भी राइबोसोम के डिटैचमेंट के कारण से डिक्रीज हो जा रही है। तो ये सारे चेंजेस आ रहे हैं जब रिवर्सिबल सेल इंजुरी हो रही है तब। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप, इरिवर्सिबल सेल इंजुरी। ये रिवर्सिबल सेल इंजुरी कब होता है, जब माइल्ड स्ट्रेस प्रेजेंट होता है तब। और ये माइल्ड जो है वो सीवियर होगा, स्ट्रेस का लेवल जो है सीवियर होगा, और इंजुरी जो है वो सीवियर या फिर प्रोग्रेसिव होगा, तब जाके क्या हो जाता है हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजुरी। तो कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजुरी। कमेंट में बताइए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं और दोबारा से बताने का प्रयास करूँगी। ओके।